हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है पतंग। और इस कविता के जो कवि है उनका नाम है आलोक धनवा जी। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावन और भादों का महीना बीत गया है, उसी के साथ ही तेज बारिश का मौसम भी बीत गया है। चूंकि सावन और भादों के महीने में आसमान पर ज्यादातर बादल छाए रहते हैं, इसलिए सूरज की किरणें भी धरती पर कम ही पड़ती हैं। यानी सूरज भी बादलों के पीछे छुपकर हमसे लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है और सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। उस वक्त कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कि अंधेरी रात बीत गई और सुहानी सुबह हो गई है। और शरद ऋतु की उस सुहानी सुबह में आकाश में छाई लालिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो खरगोश की लाल लाल आंखें हो। अर्थात शरद ऋतु में आकाश में छाई हुई लालिमा खरगोश की आंखों की तरह ही लाल दिखाई देती हैं। अब कवि कहते हैं कि पिछले साल की शरद ऋतु से इस साल की शरद ऋतु के आने तक बीच में कई और ऋतुएं भी आई और गई। कवि ने उन सभी ऋतुओं को पुल का नाम दिया है। और शरद ऋतु में दोपहर के समय जब आसमान में सूरज की किरणें चारों ओर फैलकर एकदम चमकीली दिखाई देती हैं, तो कवि को वो किसी साइकिल की तरह लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु किसी छोटे बच्चे की तरह कई सारे पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी चमकीली इशारों से बुला रही हो। मानो जैसे वो कह रही हो कि मौसम एकदम सुहाना हो गया है, इसलिए तुम पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आओ। तो शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ, स्वच्छ और मौसम सुहाना हो जाता है और हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती है। आसमान में चमकते सूरज को भी सीधे देखा जा सकता है और ऐसा निर्मल आकाश कवि को मुलायम लगता है, मुलायम प्रतीत होता है। तो इन लाइंस में, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है। बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके, इसलिए उसने आकाश को मुलायम बना दिया है। बालक शरद भी यही चाहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके और दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके और पतंग उड़ाते प्रसन्नता से इधर उधर भागते, किलकारियां मारते हुए यानी चिल्लाते हुए और खुशी से सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह चंचल बच्चों की एक नाजुक सी दुनिया शुरू हो सके। यानी आसमान में उड़ती पतंगों के साथ साथ बच्चे भी अपनी कल्पनाओं के साथ आसमान में उड़ सके। तो इन पंक्तियों में कवि पतंग उड़ाते बच्चों का दौड़ना, भागना और खुशी से उछलना देखकर उनकी तुलना कपास के साथ करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों का मन और उनकी भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। अर्थात बच्चे जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं और जब वो पतंग के पीछे भागते हैं तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी निर्मलता, कोमलता और उनकी पवित्रता को छूने पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके पास आ रही है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उनकी आंखें आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ती उस पतंग पर ही टिकी रहती है, जिस वजह से उन्हें छत की कठोरता का एहसास भी नहीं होता है। यानी उस वक्त तो वो
कठोर छत को भी नरम ही महसूस करते हैं और उनके तेज दौड़ने भागने से उनके पैरों के द्वारा जो होने वाली आवाज़ है उसको सुनकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि सभी दिशाओं में मृदंग बज रही हो। अब मृदंग क्या होता है? मृदंग जो है वो ढोलक के जैसा ही एक यंत्र होता है। तो कवि ने बच्चों के दौड़ने भागने की तुलना झूला झूलने से की है। जैसे झूला झूलते समय एक बार झूला बहुत ऊंचा चला जाता है, फिर तेजी से अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक उसी तरह से बच्चे एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दौड़ते हुए पहली वाली जगह पर ही वापस आ जाते हैं। दौड़ते भागते इन बच्चों को किसी पेड़ की डाल की तरह इनका लचीला शरीर सुरक्षित रखता है। जैसे पेड़ की डाल को जोर जोर से खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो अपने लचीलेपन के कारण बिना किसी नुकसान के फिर से अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है। ठीक उसी तरह से बच्चों का शरीर होता है, यानी कि बच्चों का जो शरीर है वो लचीला होता है। वो यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, भागते हैं, पतंग की डोर को अपने हाथों से खींचते हैं, यहाँ से वहाँ कूदते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं अपने शरीर के लचीलेपन के कारण। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित मन के अंदर की खुशी और उनके शरीर का लचीलापन उनको छत से नीचे गिरने से बचाता है। धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती हुई पतंगों की डोर बच्चों के हाथों में होती है और बच्चे महज एक धागे के सहारे उस पतंग को संतुलित कर लेते हैं और अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो भी अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और खुशी के सहारे उड़ रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए जब कभी ये बच्चे छतों के किनारों से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो उनके अंदर का आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है और वो 2 गुना उत्साह, साहस और निडरता के साथ अगले दिन सुबह फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। फिर तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि दौड़ते भागते बच्चों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही है। सो दैट्स इट। ये था हमारा पतंग कविता की व्याख्या। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।